हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोलिपिड के बारे में। ठीक है। सो अपन फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड के कितने टाइप के होते हैं और फॉस्फोलिपिड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो देखो, हमारे पास फॉस्फोलिपिड हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड्स होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड होता है जो कि कंटेन करता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास कंटेन करता है। अब देखो, फॉस्फोलिपिड की अपन बात करें तो फॉस्फोलिपिड जो होता है हमारे पास वो दो तरह का होता है। एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है। अब देखो, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है उसमें अल्कोहल ग्रुप क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। और आपको पता है ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है ना। देखो, आप ग्लिसरॉल का आप पढ़ते होगे आप ग्लिसरॉल के बारे में। 3 कार्बन का कैसे होता है ये, CH2OH CH2OH CH2OH, ये हमारे पास क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। तो ग्लिसरॉल देखो क्या हुआ, ये 3 हमारे पास 3 कार्बन हुआ है यहाँ पर, ये है ना। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और ये 3 कार्बन का होता है। अब देखो, ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ा होगा, यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ा होगा, एंड आपका नीचे वाले कार्बन पर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब देखो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमारे पास कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल थ्रेनिन, ये सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग होते हैं। ठीक है। और हमारे पास दूसरा आ जाएगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में जो वह होगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जिसमें अल्कोहल ग्रुप स्फिंगोसिन होगा, और स्फिंगोसिन आपका 18 कार्बन का होता है। ये अल्कोहल ग्रुप होगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में। अब देखो, स्फिंगोसिन में आपका फैटी एसिड जुड़ा होगा और उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन जुड़ा होगा, जिसे अपन बोलते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। इसका एग्जांपल आ जाएगा स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और देखो यहाँ पर अब जो हमने पढ़ा था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, उसके एग्जांपल और है यहाँ पर फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, कार्डियोलिपिन। अभी जो तीनों है ना हमारे पास, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल एंड कार्डियोलिपिन, ये तीनों हमारे पास नो नाइट्रोजन बेस, इसमें कोई भी नाइट्रोजन बेस कंटेन नहीं करता है। हमने पढ़ा था ना कि ग्लिसरॉल होता है, उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस। तो इन तीनों में नाइट्रोजन बेस कंटेन नहीं करता है, मतलब उसमें नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है जिसमें नाइट्रोजन बेस नहीं पाए जाते हैं। अब कार्डियोलिपिन भी हो गया। ठीक है। प्लाज्मेलोजन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये भी हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के एग्जांपल होते हैं। प्लाज्मेलोजन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये ईथर लिंकेज पाए जाते हैं इनमें। ठीक है। अब देखो, जो ग्लिसरॉल होता है हमारे पास, इसमें फर्स्ट कार्बन पे फैटी एसिड जुड़ा होता है, सेकंड पे भी फैटी एसिड, एंड थर्ड कार्बन पे आपका फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। और इसे अपन बोलेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड अपने पढ़ा था स्टार्टिंग में ना कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लेसिथिन अपन पढ़ते हैं। ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड एंड थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन जुड़ा होगा। ठीक है। तो इसे अपन बोलेंगे लेसिथिन। ठीक है। अब फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल में वही थर्ड कार्बन में फॉस्फोरिक एसिड के साथ मायो इनोसिटॉल जुड़ा होगा। ठीक है। और प्लाज्मेलोजन में क्या होगा, थर्ड कार्बन में फॉस्फोरिक एसिड के साथ इथेनॉल एमीन जुड़ा होगा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको शायद। और हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है। और एज वेल एज नीट पीजी एग्जाम के लिए। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन क्या भरोसा नीट पीजी में ही आ जाए, है ना। तो अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो, फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में होता है ये। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। जैसे आयंस का मूवमेंट होता है, एंड बहुत सारे उसमें चैनल्स भी पाए जाते हैं ना फॉस्फोलिपिड। वो चैनल्स का तो अपन यहाँ पर यूज़ आना नहीं है कुछ, है ना। बट ये फंक्शन बताना है कि फॉस्फोलिपिड का क्या होता है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो, दूसरा फंक्शन अपन देखेंगे तो अपन ने पढ़ते हैं लेसिथिन। अब लेसिथिन को दूसरा नाम क्या होता है, फॉस्फेटिडिल कोलिन। देखो, यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था लेसिथिन में कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ कोलिन जुड़ा होता है, तो उसका नाम बोल दिया फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है। तो फॉस्फेटिडिल कोलिन बोलते हैं इसको। इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो ARDS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। तो अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं लेसिथिन के बारे में। एक्ट एज अ रिस्पायरेटरी सर्फेक्टेंट, मतलब क्या होता है, ये रिस्पायरेटरी सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है।
प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचाता है ये, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ डाइपाल्मिटॉइल लेसेथिन कॉज रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो लेसेथिन के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ लिया डाइपाल्मिटॉइल लेसेथिन। डाइपाल्मिटॉइल लेसेथिन की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। इट इज़ डिपोर्ट फॉर द कोलिन, हेल्प इन नर्व ट्रांसमिशन एंड इंपॉर्टेंट टू ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन हो गए। एंड इंपॉर्टेंट टू रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, LCAT एंड HDL, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया लेसेथिन के बारे में। सेकेंड आ जाएगा हमारे पास क्या, सिफेलिन। अब देखो सिफेलिन क्या होगा, हेल्प इन कोएगुलेशन। अब देखो सिफेलिन के बारे में आपने पढ़ा था, कहीं तो ज़रूर पढ़ा था 11th-12th में, है ना, जो एक चैप्टर होता है वहाँ पर 12th में ब्लड वाला, है ना, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि सिफेलिन जो होता है, सिफेलिन के बारे में जरूर पढ़ते हैं वहाँ पर, NCERT में नहीं लिखा होता है 12th में, बट इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ते हैं अपन। तो कोएगुलेशन में हेल्प करता है और कन्वर्ट्स करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फंक्शन। और एक आ जाएगा हमारे पास फॉस्फेटिडिलसेरिन, ये कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हो गए, मेडिएटर ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब क्या होता है, सेल को प्रोग्राम करके उसको मारा जाता है, ठीक है, तो उसका एक मेन फंक्शन होता है फॉस्फेटिडिलसेरिन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। देखो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल में दो तरह के फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल होते हैं, एक होता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड दूसरा होता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होते हैं, सेकंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन, ठीक है। मतलब ये सेकंड मैसेंजर कितना ऐड करते हैं हार्मोन एक्शन में, कौन कौन, डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल के टाइप होते हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। और भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर जैसे कार्डियोलिपिन हो गया यहाँ, ठीक है। अब देखो जो कार्डियोलिपिन होता है ना, उसको सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कार्डियक मसल से आइसोलेट किया गया था, ठीक है। और प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका डिफेक्ट यदि हो जाता है तो वो कॉज करता है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को कॉज करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजेनिमिटी, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की यदि बात करें तो ये क्या करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, मतलब प्लेटलेट को पास लाने का काम करता है वो, ठीक है। मीडिएटर होता है इन्फ्लेमेशन, कीमोटैक्सिक, एलर्जिक रिस्पॉन्स, इसका मीडिएटर होता है, ठीक है। और दूसरी बात करें अपन तो स्फिंगोमाइलिन। अब स्फिंगोमाइलिन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो माइलिन से ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन कि माइलिन सीध का फॉर्मेशन करेगा वो, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। और माइलिन सीध आपको पता है नर्व कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लिख सकते हैं नर्व कंडक्शन, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, लिपिड का भी फॉर्मेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन में वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हेल्प टू डिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल इन वाइड एसिड्स, फॉस्फोलिपिड का काम है ये। फॉस्फोलिपिड्स आल्सो हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अपन ने पढ़ा है अभी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो देखो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, डाइपाल्मिटॉइल लेसेथिन होता है ना, अपन ने पीछे पढ़ा है कि डाइपाल्मिटॉइल लेसेथिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है ये, है ना। और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिसीज in which antibodies are produced against phospholipids on plasma membrane, cause formation of blood clots that cause venous thrombosis and pregnancy related complications cause करते हैं, ठीक है। recurrent miscarriage, IUGR, preterm birth and stroke, ये सब इसके क्या होते हैं, ये कॉज होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस पेशेंट को, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वाला ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है और ये, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, ये सब चीज़ होता है। आपको तो पता ही होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड के बारे में। सो ऐसे ही आपको वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।